साथियों, समय बहुत बुरा चल रहा है। अभी एयर इंडिया 787 की फ्लाइट का मामला आप सब जानते ही हैं और आज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 787 की बात कर लेते हैं, उस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। 787 के बारे में जो 241 लोग वो मरे और 75 लोग डॉक्टर्स हॉस्टल में मरे अकारण, उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, सभी का मानना है कि ये एक दुर्घटना थी। उस दुर्घटना के कई एक कारण दिए गए। एक कारण ये दिया गया साथियों कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं किया गया, उसके बजाय फ्लैप को ऊपर कर दिया गया और फ्लैप को ऊपर करने से हवाई जहाज में थ्रस्ट नीचे की ओर आ गई और चूंकि जो ऊपर हवाई जहाज को गए हुए मात्र 10 सेकंड हुए थे, अभी पूरी ऊंचाई भी उसने हासिल नहीं करी थी, उसकी स्पीड भी उतनी नहीं थी, उतने में फ्लैप को ऊपर करने से सारा फोर्स नीचे जाने लगा, हवाई जहाज नीचे जाने लगा, उसकी स्पीड कम हो गई, हवाई जहाज का वजन ज्यादा था और उसके बाद वो थ्रस्ट ऊपर नहीं गई। सारे निर्णय 10 सेकंड में लेने थे क्योंकि ये सारा मामला 30 सेकंड में हुआ है और 30 सेकंड में 10 से 15 सेकंड तो टेक ऑफ करने में ही लगे, यानी कि 10 सेकंड में आपसे जरा सी चूक हुई और हवाई जहाज गिर गया। ये थ्योरी जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये थ्योरी दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि डबल इंजन फेलियर हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि सिंगल इंजन फेलियर हुआ और उसके बाद दूसरे इंजन को ऑन करना था, वो दूसरे इंजन को ऑन करने की बजाय ऑफ कर दिया गया और उसके उतनी देर में वो दोबारा से ऑन नहीं हुआ और तब तक हवाई जहाज गिर गया। ये कई एक थ्योरी हैं जो कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद 90% क्लियर होंगी। मैं बार बार बता रहा हूं आपको 90%, 10% नहीं होंगी क्योंकि ब्लैक बॉक्स भी वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो टेक्निकल ग्लिच को तो बहुत ज्यादा बताता नहीं है। हो सकता है कि जो जितने मीटर्स होते हैं उनमें उससे आपको इंडिकेशन मिल जाए, लेकिन आपको अगर हवाई जहाज के अंदर फ्यूल सप्लाई में कोई बाधा है और कोई बड़ी ग्लिच है जो डेलिबरेटली की गई है, ऐसे की गई है जो ब्लैक बॉक्स में ना आए, तो हो सकता है कि ना भी आए। 10% ये भी उम्मीद है कि वो चीज सामने ना आए। साथियों, एक एंगल जिस पे लोग कम बात कर रहे हैं वो है साबोताज का एंगल। आप हो सकता है ये सोचें कि अरे साबोताज की बात करना बेकार है, आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एंगल पर सरकार को भी और सभी को ये सोचना चाहिए कि अहमदाबाद से लंदन जाने की फ्लाइट जिस पे एक्स चीफ मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड स्टाफ से लेकर कहीं भी, चाहे कंप्यूटर हैकिंग को लेकर हो या फ्यूल पाइप लीकेज को लेकर हो, बंद करने को लेकर हो या कोई और ऐसा हैकिंग हुई हो जिससे ये हादसा हो गया हो, क्योंकि जो पायलट्स थे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। जो हर वक्त हवाई जहाज उड़ा रहे हों उनसे आप ये सोचेंगे वो फ्लैप की गलती करेगा, इसके सब सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो बड़ी दूर दूर होते हैं। ऐसा होता नहीं है कि आप लैंडिंग गियर के बजाय फ्लैप को कर दें, उसके बाद आप तुरंत आपका अलार्म बज जाएगा। सारी जो मशीनरी होती है वो लेती ही नहीं है आपका, आप कोई गलत काम करते हैं तो वो लेती ही नहीं है आपका कमांड, और ऊपर से इतने एक्सपर्ट पायलट्स। हालांकि दुनिया में जितने भी हादसे हुए हैं ज्यादातर पायलट्स की एरर से हुए हैं, तो ये हम अभी मान के चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए ये जानने के लिए कि इसमें कोई षड्यंत्र या कोई साबोताज तो नहीं किया गया है। इसकी उम्मीद मुझे लगती है साथियों, इसके ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से टेक ऑफ किया था और बिल्कुल जाकर इस तरह गिर जाए, ये चीज प्रतीत होती नहीं है। इसके अलावा साथियों मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूं। अफगानिस्तान, सुनने में आया है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है लश्कर तौयबा और तालिबान या कोई और ग्रुप को लेकर के हफीज सईद के अंडर में। ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला करना है जिसमें हजारों लोगों को मारना है। ये इंटेलिजेंस इनपुट है, मैंने पढ़ा तो सोशल मीडिया ही से है।
आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में इस तरीके की खबर आती रहती हैं और आप ये सुनकर के क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जान गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमें फिर से ये मारने के लिए मिसाइल से कोशिश करेंगे, तो उन्होंने अड्डा बदला है। अफगानिस्तान, जितने भी मुस्लिम देश होते हैं, भले अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ाई चल रही हो, वो एक अलग इशू है, और अफगानिस्तान के दूसरे आतंकी गुटों से हाफिज सईद या लश्कर तौबा की दोस्ती होकर वहां सीक्रेट ऑपरेशन चलाना वो एक दूसरा इशू है। वो कोई देश नहीं होते हैं, उनके एक बॉर्डर पे कुछ और हो रहा होता है तो दूसरे बॉर्डर पे ठीक उसका उल्टा हो रहा होता है। तो आप ये अपना कॉमन सेंस ना लगाइएगा कि वहां पे तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। वो देश नहीं होते हैं, वो एक समूह होते हैं, कबीलों के झुंड होते हैं। तो ये जो सुनने में आ रहा है कि 2026-27 तक एक कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत के विरुद्ध होना है, जिसकी की ओरिजिन अफगानिस्तान होगी, ताकि भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन ना ले पाए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट ले, इस तरीके की योजना षड्यंत्र बन रहा है। मुझे मालूम है कि अगर ये हो रहा है तो हमारी सरकार और हमारी एजेंसियों को ये खबर लग चुकी होगी और उन्होंने अपना रिएक्शन या अपना प्रोएक्टिव जो कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी होगी। मैंने जैसा कि कहा कि समय बहुत बुरा चल रहा है, दुनिया विनाश की ओर जा रही है। ये आतंकी विनाश चाहते हैं, इनकी धार्मिक शिक्षा है विनाश, इनकी धार्मिक शिक्षा है जहन्नुम, और जहन्नुम में 72 हूरें। आप इनसे सिविलाइज्ड बिहेवियर या सिविलाइज्ड सोसाइटी की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सुधर जाएंगे, तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, चाहे वो ईरान के आतंकी हो, चाहे सीरिया के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे पाकिस्तान के हो। तो साथियों, इस प्लेन क्रैश की वजह सिर्फ एरर होना, ये मेरे गले नहीं बात उतर रही है, मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी गट फीलिंग, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि ये इस एंगल, क्योंकि ऐसे समय हुआ है, बेवजह हुआ है और इस तरीके से हुआ है जैसा आज तक दुनिया में कभी हुआ नहीं। तो इस एंगल पर सोचने के साथ साथ हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों, चाहे देश के अंदर आईबी हो, चाहे देश के बाहर रॉ हो, चाहे हमारी और एजेंसियां हो, हमें बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। और साथियों, जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की के ड्रोन्स, 500 ड्रोनों ने भारत के ऊपर अटैक किया, तुर्की ने 90 अपने एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान भेजा, जिसमें 2 मर भी गए, और उसके बावजूद भी तुर्की की एजेंसी भारत के एयरपोर्ट्स में सुरक्षा का काम करती है, और उसको हटाने पर वो एजेंसी हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट का एक जज उसको कैंसिल कर देता है कि ये सही है, यही करेगी एजेंसी। सरकार को क्या ये चीज बर्दाश्त करनी चाहिए? क्या जुडिशरी अब निर्णय करेगी कि हमको ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए था कि नहीं, बंद करो? क्या ये का बात जुडिशरी कहेगी? देश की जहां सुरक्षा का प्रश्न है, जहां पर देश हमारे सर्वाइवल का प्रश्न है, वहां पर जुडिशरी निर्णय करेगी हमारी सुरक्षा का। साथियों, ये इसको जितना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम किया जा सके वो कंडेम किया जाना चाहिए कि जुडिशरी का ये एटीट्यूड निहायत गलत है। सरकार को ये बात माननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार असली बात ना तो कोर्ट में बता सकती है, कोर्ट में आप मुकदमा हारेंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि आप असली वजह नहीं बता पाएंगे, वो सार्वजनिक हो जाएगी और जज तो सुनेगा, अपनी आपके तर्क सुनेगा। जब आप फैक्ट बता ही नहीं सकते कि वो दुनिया के सामने आ जाएगा, तो वो तो दूसरे के सॉलिड तर्क सुन करके कि इतने दिनों का ठेका हुआ था, वो उसको बेनिफिट दे देगा। तो सरकार को ये चाहिए, अभी भी समय है, आप इस कंपनी को भारत से बाहर निकालिए। चाहे जुडिशरी कुछ भी कहे, जुडिशरी इज नॉट द लास्ट वर्ड। साथियों, ये एकदम गलत है। तो साथियों, इस पूरे कांड में और इसके आगे आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं कि भारत बहुत बड़ा टारगेट है, सिर्फ आतंकवादियों का ही नहीं,
बड़े बड़े देशों का भी, अमेरिका का भी, चाइना का भी। चाइना बहुत चिढ़ा हुआ है हमसे, क्योंकि हमने उसके सारे इक्विपमेंट, हथियार नेस्तनाबूद कर दिए। अमेरिका चिढ़ा हुआ है, हमने उसके न्यूक्स जो किराना हिल्स पे थे, वहां पे ब्रह्मोस मार दी। वो चिढ़ा हुआ है कि हम आत्मनिर्भर हो गए। ये आत्मनिर्भर भारत की शक्ति है कि आपके चारों तरफ आपके दुश्मन हो जाएंगे। रूस जो हमारा दोस्त है, वो ऑलरेडी एक वॉर में एंगेज्ड है। इजराइल जो हमारा दोस्त है, वो ऑलरेडी एक वॉर में एंगेज्ड है। हमें ना तो किसी का सहारा लेना चाहिए, ना कोई हमारी मदद करेगा, ये हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए। हमारा डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। हमारी एजेंसियों को बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा फंडिंग दी जानी चाहिए, ताकि हम अपने को बचा सकें। क्योंकि ये ही एक ऐसा समय है पूरे विश्व में कि जब पूरे विश्व की राजनीतिक समीकरण बदल रही हैं, देशों की बाउंड्रीज बदल रही हैं, और सुपर पावर का स्टेटस बदल रहा है, क्योंकि भारत बड़ी तेजी से आर्थिक जगत में ही नहीं, हथियार जगत में, रणनीति में सबसे ऊपर जाने की कगार पे बैठा हुआ है। उसको सारे लोग षड्यंत्र करके गिराना चाहते हैं, गिरने मत दीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।